हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम RSCIT का जो सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं डे बाय डे। प्रीवियस की क्लासेस में हमने चैप्टर 3 तक कवर कर लिया है। जैसा कि मैं हमेशा आपको इन्फॉर्म कर ही देती हूँ कि अभी तक हमारा क्या क्या कवर हुआ है। तो आज हम हमारा 4th चैप्टर जो कि रनिंग में था, उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस में इन सभी टॉपिक्स को जो कि आपके चैप्टर 4 के स्टार्टिंग के थे उन्हें आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा, और डेली आप इनको थ्रू अपने नोट्स कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि जल्द ही आपका RSCIT का एग्ज़ाम भी होने वाला है। ठीक है, तो आज हम हमारे जो भी चैप्टर नंबर 4 है उसके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए, नोट्स आपको बनाने मैंडेटरी रहेंगे, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने अपनी क्लास में क्या लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक है, तो आज देखिए लास्ट हमारा हो गया था, सॉरी, लास्ट हमारा STTP तक हो गया था। आई होप आपने इनको अभी तक देख लिया होगा, अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है हाउ टू सर्च दी वेब। ठीक है, कि एक वेब पे आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, आपको उनमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेब सर्च करना सूचना इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक तरीका है ना। जैसे आप कुछ भी क्रोम गूगल स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी को ओपन करना है वेबसाइट को, तो आप क्या लिखेंगे, RAJ, ठीक है, यूनिवर्सिटी लिख देंगे, है ना। तो फिर उससे क्या होगा, आपके कीवर्ड्स के थ्रू आपका जो भी वेब ब्राउज़र है उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेकर जाएगा। सर्वर उसका रेस्पॉन्स आपको आपके ब्राउज़र पर वापस शो करवाएगा। और जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आप देखते होंगे कि आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए, हम करके देखते हैं ना। यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारी कीवर्ड्स के थ्रू पहचाना गया कि हमें किसे ओपन करना है। तो हमारे सर्वर तक रिक्वेस्ट गई और सर्वर ने हमें रेस्पॉन्स दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की देखिए ये लिंक है, ये वेबसाइट्स हैं। देखिए, एक आपको यहाँ पे शो हो रहा है, फिर इसके नीचे भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड शो हो रहा है, फिर आपको राजस्थान यानी ये क्या बनती जा रही है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपके पास वेबसाइट्स के रैंक में आपको आपकी स्क्रीन पर ब्राउज़र पर शो होने लग गया। इन सभी में राजस्थान यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यानी आपके ब्राउज़र ने, आपके सर्च इंजन ने आपके कीवर्ड्स को रीड करा और उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पर रेस्पॉन्स दिखा दिया। अब देखते हैं इस प्रोसेस को किस तरह से ये शो करवा रहे हैं। इसका उद्देश्य उन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति है जो कि क्वेरी से संबंधित है ना। जैसे हमारी क्वेरी क्या थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखना, तो यानी आपकी क्वेरी से जो भी संबंधित होगी उन्हें ओपन करवाना आपकी स्क्रीन पर। किंतु इनमें से कुछ नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। वेब सर्च एक सर्च इंजन के द्वारा ही संभव है ना। सर्च इंजन हमारा गूगल है, ठीक है। गूगल, फॉर एग्जांपल, गूगल हमारा सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन क्या करता है, हम जो भी कीवर्ड्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमें राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है, तो हम गूगल के सर्च इंजन में क्या लिखते हैं, जो भी हमारा सर्च इंजन है गूगल, यहाँ पे कीवर्ड क्या लिखेंगे हम, RAJ। अब जैसे जैसे हम ये वर्ड्स लिखते हैं, ये हमारे कीवर्ड्स कहला रहे हैं। ये कीवर्ड्स के थ्रू क्या करेगा, सर्च करेगा पूरे अपने पास कि क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी जो भी कीवर्ड्स लिखे जा रहे हैं इससे रिलेटेड कोई वेबसाइट है या नहीं है। फिर ये आपको आपके ब्राउज़र पर रेस्पॉन्स शो करवाएगा। ठीक है, सिंपल समझ में आया। अब सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन वह सॉफ्टवेयर है जिसे www से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स के थ्रू आपके सर्च करके देता है। फॉर एग्जांपल, आपके बिंग हो गया, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, याहू हो गया, ये सब क्या है, आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हैं। सर्च रिजल्ट को सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूची लिस्ट बना देता है आपके लिए, है ना। तो सर्च ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, सर्च इंजन के थ्रू। सर्च इंजन, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि SERP क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, जो कि सर्च इंजन जब भी सर्च करता है तो उसे लिस्ट के रूप में आपको शो करवा देता है। सूचना, वेब पेज, सूचना आपकी किसी में भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो वेब पेजेस में हो, कोई इमेजेस में हो, कोई वीडियो हो, कोई फाइल हो, उसके रूप में आपको मिल सकती है। कुछ सर्च इंजन डेटाबेस और ओपन डायरेक्टरी से भी
डेटा माइन करते हैं ना। कुछ सर्च इंजन्स आपके जो भी डेटाबेस होता है उसके या डायरेक्टरीज होती है उनके थ्रू भी आपके रिजल्ट्स को सर्च करने की वर्क को कंप्लीट करते हैं। एक सर्च इंजन वास्तविक रियल टाइम में निम्नलिखित प्रक्रियाओं प्रोसेस को संभालता है, ठीक है। आप सर्च इंजन के थ्रू जब भी वर्क करते हैं तो वो इन प्रोसेस के थ्रू ही वर्क किया जाता है। सबसे पहला आता है आपका वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, फिर आता है आपका इंडेक्सिंग और फिर आता है आपका सर्चिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके RSCIT के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा रहा है, वेब क्रॉलिंग। इसका एक सिंपल सा लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिखा, राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब वेब क्रॉलिंग क्या होगा, एक स्पाइडर की तरह क्या करेगा, मकड़ी की तरह अपने पास जितने भी सर्वर्स हैं, है ना, आपका सर्च इंजन क्या कर रहा है, अपने पास जितने भी सर्वर्स हैं उन पर आपके इस रिजल्ट को सर्च करने की प्रोसेस करेगा, ठीक है। कैसे फैल जाएगा, जैसे आपने अपने गूगल क्रोम पे लिख दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी लिखा। अब वेब क्रॉलिंग का क्या फंक्शन होगा, ये एक मकड़ी की तरह चारों तरफ फैल जाएगा और जहाँ जहाँ भी सर्वर्स पर इसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उन्हें आपके लिए सर्च करने की प्रोसेस को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। यानी मकड़ी की तरह चारों तरफ फैल जाएगा और जो भी बेस्ट सर्वर होगा, जो बेस्ट रेस्पॉन्स इसका देखे, उससे उस तक आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको पहुंचाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ क्या है वो देख लेते हैं। एक वेब क्रॉलर वह इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। वही जैसे मैंने बताया अभी आपको, सर्च इंजन वेब क्रॉलिंग या स्पाइडर सॉफ्टवेयर का उपयोग अपनी वेब पेज या दूसरी वेबसाइट के कंटेंट्स को अपडेट बनाए रखने के लिए करते हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताया। वेब क्रॉलर विजिट किए गए सभी पृष्ठों की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है जिसके डाउनलोड किए गए पेजों के बाद में सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जा सकता है, जिसे उपयोगकर्ता और अधिक कुशलता से खोज सकता है। अब वेब क्रॉलिंग ही क्या करता है, जैसे आज आपने मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख दिया है ना, तो ये क्या कर लेगा, अपने ये जो अपनी ये लाइब्रेरी है ना, इसमें स्टोर कर लेता है कि आपने क्या सर्च करा है। फॉर एग्जांपल अगर आज आप जा रहे हैं, मान लीजिए RSCIT के लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए जैसे iLearn है ना, ilearn.myrkcl.com, आप अगर एक बार अपने इसमें किस में लिख लेते हैं, अपने सर्च इंजन में इन कीवर्ड्स को लिख देते हैं, तो देखिए जल्द ही जब भी आप केवल ये 2 कीवर्ड्स लिखेंगे तो आपके सामने उस वेबसाइट को शो करवा देगा जो कि आपने पहले कभी विजिट करी थी, है ना। तो ये किसके थ्रू करवा रहा है, सर्च इंजन आपकी लिखी गई क्वेरीज को सेव कर लेता है और फिर जब भी आप वो कीवर्ड्स लिखते हैं तो आपको सजेशन दे देता है कि क्या आप इसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि किस तरह से यह स्टोर कर लेता है आपकी रिक्वेस्ट्स को। फिर आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का अर्थ वेब पेज पर पाए जाने वाले कीवर्ड और परिभाषित हो सकने वाले टोकन्स को उनके डोमेन नेम और HTML फील्ड से जोड़ना है ना। आपके जो भी आप सर्च कर रहे हो, है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी सर्च करा तो उनके डोमेन के साथ जोड़ के आपको शो करवाने का काम कौन करवा रहा है, इंडेक्सिंग करवा रहा है, और सारी वेबसाइट्स को आपके सामने इस तरह लिस्ट बाय लिस्ट शो करवा रहा है, ठीक है। इसका जोड़ सार्वजनिक डेटाबेस में किया जा सकता है जो वेब सर्च क्वेरी के लिए उपलब्ध है। यूजर द्वारा एक शब्द के रूप में क्वेरी की जा सकती है। इंडेक्स संबंधित सूचनाओं को शीघ्र से शीघ्र खोजने में मदद करता है ना। आप केवल राजस्थान भी लिखेंगे और यूनी भी लिखते हैं तब भी ये आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तक पहुंचाने की पूरी प्रोसेस करता है। आमतौर पर जब कोई यूजर सर्च इंजन में कोई क्वेरी दर्ज करता है तो वह कुछ शब्दों का समूह होता है। इंडेक्स में निहित तौर पर उन सभी वेबसाइटों के नाम होते हैं जहां क्वेरी शब्दों के कीवर्ड्स होते हैं। उन्हें तत्काल या क्षणिक तौर पर इंडेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रोसेसिंग लोड इन वेब पेजेस परिणामों को सूचीबद्ध करने में लगता है, ठीक है। आपको लोड तो कहाँ पे लग रहा है, इन वेब पेजेस को जो भी आपने रिक्वेस्ट करी है उनको आपके ब्राउज़र पर लोड कराने में लगता है। बाकी इंडेक्स के रूप में ये सभी सर्वर्स पर सेव होते हैं और जो भी आपने कीवर्ड्स लिखे होते हैं उनको आपका सर्च इंजन क्या करता है, उन कीवर्ड्स के पास जो भी लिस्ट होती है, आपके सर्वर के पास जो भी लिस्ट होती है, उस लिस्ट में से आपके लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन सर्च करवाना ही कीवर्ड्स के थ्रू पॉसिबल हो पाता है और वो ही आपका इसमें इंडेक्सिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। यही आपके इंडेक्स बना के आपके जो भी वेब सर्च करना चाहते हो उसे आपके ब्राउज़र पर लिस्ट के रूप में आपको शो करवा देता है। नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग के बाद सर्चिंग, ठीक है। सर्च इंजन की उपयोगिता परिणामों की प्रासंगिकता पर निर्भर करता है। उसी शब्दांशों से संबंधित जानकारी लाखों वेबसाइटों पर उपलब्ध हो सकती है, इसलिए उनमें से कुछ पेज दूसरों की तुलना में क्वेरी के लिए अधिक प्रासंगिक एवं लोकप्रिय हो सकते हैं। अधिकतर सर्च इंजन परिणामों की रैंकिंग करके सबसे अच्छे परिणामों को सर्च रिजल्ट में के रूप में प्रस्तुत करता है। कौन सा पेज सबसे ज़्यादा मैच करता है या किस क्रम में परिणामों को दिखाया जाना है, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया
हर एक सर्च इंजन में अलग अलग होती है, यानी हर एक सर्च इंजन्स की अपनी अपनी क्वालिटी होती है पेजेस को रैंकिंग पे रखना और उन्हें आपको शो करवाना। शोध के अनुसार आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन जिसे इंटरनेट समुदाय द्वारा अधिक काम में लिया जा सकता है वो निम्न है। ये आपके सर्च इंजन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए गूगल, बिंग और याहू, ये आपके फेमस सर्च इंजन है जो कि कीवर्ड्स के थ्रू आपके जो भी रिक्वेस्ट है उसको सर्वर से सर्च करके आपको शो करवाते हैं। इंडेक्सिंग जिसकी रैंकिंग ज़्यादा होती है, रैंकिंग तो आप समझ ही गए ना, कि जैसे मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ना, तो उसमें बहुत से विजिटर्स जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको टॉप रैंकिंग में कर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही कोई और भी वेबसाइट रन कर रही थी तो उसको सेकंड रैंकिंग पे दे दिया, बट उसके विजिटर्स कम है तो उससे सेकंड रैंकिंग पे दे दिया है ना। तो इस तरह से क्या कर देते हैं, रैंकिंग कर दी जाती है। गूगल सर्च जिसे सामान्यतः गूगल वेब सर्च या गूगल कहकर संबोधित किया जाता है, गूगल इनकॉर्पोरेशन का एक वेब सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल सर्च जैसा कि अपन ने बताया अभी, गूगल क्या है, आपका सर्च इंजन है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ में लिए जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है, गूगल है। ठीक है, गूगल के सर्च रिजल्ट पेज का ऑर्डर पेज रैंक नामक पेटेंटेड प्रायोरिटी रैंक एल्गोरिदम पर आधारित है। ठीक है, ये आपके पेज रैंक कि कौन सा टॉप पे वर्क कर रही है आपकी वेबसाइट, कौन सी बॉटम पे, ये ना रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको आपका रिजल्ट शो हो जाता है। एल्गोरिदम्स का भी आपके गूगल सर्च में यूज़ किया जाता है। गूगल सर्च एल्गोरिदम आप जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी प्रोसेस होती है वो आपकी एल्गोरिदम्स में हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपका सर्चेस का रैंक दिया जाता है। गूगल सर्च का मुख्य उद्देश्य वेब सर्वर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के शब्दों का है, ना कि डेटाबेस में उपलब्ध चित्र या डेटा को खोजना। गूगल का जो आपके सर्च इंजन होते हैं, इनका जो बेसिक यूज़ है वो केवल आपके जो कीवर्ड्स लिखे जाते हैं ना उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट सर्च करना होता है, ना कि पूरा कंटेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विकिपीडिया। विकिपीडिया क्या है, एक फ्री एनक्लोसाइक्लोपीडिया है जिसे उन लोगों द्वारा कोलैबोरेटिव रूप से लिखा जाता है जो इसका यूज़ करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो सहभागिता को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसे विकी भी कहते हैं। विकिपीडिया पे क्या होता है, बहुत सारा क्या लिखा जाता है, कंटेंट जो भी आप चाहते हैं। आपको पास मान लीजिए किसी एक टॉपिक पे बहुत सी अच्छी नॉलेज है ना, तो आप विकिपीडिया पर उसको लिख सकते हैं। विकिपीडिया आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल्स बताने के लिए क्या आपको वहाँ पे बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें क्या, कोई भी लोग जो भी अपना मान लीजिए आपके पास कोई नॉलेज, आप भी अगर विकिपीडिया पर किसी टॉपिक पर लिखना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसमें एडिट कर सकते हो। विकी एक सहभागी वेबसाइट है जिसमें कई लेखकों की सतत कोलैबोरेटिव कार्य शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। विकी वेबसाइट पर उपलब्ध पिछले लेखकों के द्वारा काम किए गए लेख को किसी के द्वारा एडिट करने, हटाने, मॉडिफाई करने की अनुमति देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने लिखा है तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्री एनक्लोसाइक्लोपीडिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है फ्री एनक्लोसाइक्लोपीडिया का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए विकिपीडिया इसका एग्जाम्पल है। कई लोग प्रति घंटे हजारों परिवर्तन कर लगातार विकिपीडिया में सुधार कर रहे हैं। यह सभी परिवर्तन लेख के इतिहास और हाल में किए गए परिवर्तनों में रिकॉर्ड होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, उसका नेम अपडेट कर देते हैं। फिर मान लीजिए प्रीवियस के कौन है तो उनके नेम अपडेट कर देते हैं। आगे कौन बन सकते हैं उनके नेम अपडेट कर देते हैं ना। यानी करंट में जो भी अपडेट होता रहती है चीज़ें, वो विकिपीडिया पर जल्दी जल्दी कोई भी पर्सन जिसको पता है वो अपडेट करता रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल बनाना। ठीक है, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहा जाता है सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, किसी पर्सन को अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करते हुए आप अपने लेटर को किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंडर में आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे आमतौर पर 1993 से ईमेल कहा जाता है, एक मैसेज है जिसको डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का एक तरीका है ना। आपके पास इसके सर्विस प्रोवाइडर कोई से भी हो सकते हैं, बट इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके लेटर को किसी दूसरे पर्सन को या सामने जो भी आपके पर्सन है जिससे आप मेल करना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। ईमेल इंटरनेट तथा अन्य कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संचालित होता है ना। बिना इंटरनेट के आप मेल नहीं कर सकते, तो ईमेल इंटरनेट और कई कंप्यूटर के जो भी डिवाइसेस होते हैं उनसे मिलकर आपका बना हुआ है।
आज का ईमेल सिस्टम स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर कार्य करता है, यानी पहले आपका मेल स्टोर कर देगा और आप उसे चाहे तो आगे लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ईमेल सर्वर इसे एक्सेप्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और डिलीवर करते हैं और उनको स्टोर करके भी रखते हैं, है ना। ऐसा होता है आपके जो भी मेल्स होते हैं, आपके पास आ गया है कोई मेल, तो आप जब भी अपनी मेल लॉगिन करते हैं तो आपको दिखता है आपका मेल वहाँ पे स्टोर है ना। और आप सामने वाले किसी पर्सन को वो मेल भेजना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होकर सामने वाले पर्सन तक भी जाता है ना। तो ये इन सारी प्रोसेस आपके ईमेल के थ्रू रही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके वो किस में आ जाता है, आपके ईमेल के अंडर में आ जाता है। इसके लिए उपयोगकर्ता और प्राप्तकर्ता को एक ही समय पर ऑनलाइन होना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है ऑनलाइन हो। वो कुछ देर बाद भी अगर लॉगिन करता है तो उसको वो मेल मिल जाता है। जब तक वो मेल अपना लॉगिन नहीं करता तब तक कहीं ना कहीं देखिए आपका मेल होता है जो भी आप सेंड करते हो वो स्टोर रहता है ना। तो ये यहाँ बता रहा है कि स्टोर भी होता है आपका मेल, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। इसके लिए उपयोगकर्ता सेंडर तथा रिसिपिएंट को उतने ही समय तक सर्वर से जुड़ा रहना होता है जब तक कि सूचना सर्वर को भेजी जा सके या प्राप्तकर्ता सर्वर से सूचना प्राप्त कर ले। दोनों का साथ होना आवश्यक नहीं है ना, दोनों का साथ होना आवश्यक नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ईमेल और जीमेल एक है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। ईमेल है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रोसेस है, ठीक है। ईमेल क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रोसेस है, और जीमेल क्या है, आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। जीमेल क्या कर रही है, गूगल मेल है आपकी जो कि आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। इंटरनेट ईमेल मैसेज के 3 भाग होते हैं, संदेश, मैसेज एनवेलप, मैसेज हेडर एंड मैसेज बॉडी, है ना। एक ईमेल में ये सभी कंटेंट्स होते हैं। संदेश हेडर, मैसेज हेडर में सूचना को नियंत्रित करता है जिसमें कम से कम ईमेल के मूल प्रेषक ईमेल का पता, प्राप्त करने वाला ईमेल के पते होते हैं। यानी सबसे पहले जो मैसेज हेडर होता है ना, उसमें आपके जिसको आप मेल भेज रहे हैं उनके एड्रेस, है ना, जो भी उन्हें रिसीव कर रहे हैं उनके एड्रेस आपको शो होते हैं। आमतौर पर इनमें वर्णनात्मक जानकारी भी जोड़ दी जाती है, जैसे सब्जेक्ट, हेडर फील्ड या मैसेज देने की तारीख या समय। कई आपने देखा होगा आप मेल करते हैं तो आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो वो भी किस में हो जाता है, आपके मैसेज हेडर के रूप में आपको शो हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ईमेल करना आपको आना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपको मेल करनी आनी चाहिए, ठीक है। लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म में जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, आउटलुक, ये इंपॉर्टेंट है, आपके अन्य भी शामिल है। और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, यानी पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है RSCIT के एग्जाम के पर्पज से। किसी ईमेल पते का सामान्य प्रारूप लोकल पार्ट एट डोमेन हो सकता है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण है jsmith@example.org, है ना। यानी एक ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, एक तो @ सिंबल से पहले का भाग जो कि क्या कहलाता है, आपका लोकल पार्ट, और एक मेल बॉक्स का नाम होता है, यह अक्सर यूज़र प्राप्तकर्ता का नाम होता है, जैसे कि JSmith, और सिंबल होता है @ का, और उसके बाद डोमेन नेम होता है जो कि आपको मेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है ना। अब मैं बताती हूँ इसको सिंपल में, अभी तो मैंने रीड करा। ईमेल एड्रेस क्या होता है, देखिए आपकी भी सबकी अपनी अपनी ईमेल होगी, बिना ईमेल आईडी के, जीमेल आईडी के आजकल आप फ़ोन भी रन नहीं कर सकते हैं ना। तो आपने देखा होगा आपकी ईमेल आईडी में एक तो @ का सिंबल होता है, एक इससे पहले का पार्ट होता है जो कि आपका नेम होता है, या आपने जो भी आईडी सेलेक्ट करी होती है उससे शो करवा रहा होता है, एक @ के बाद का होता है जो कि क्या कहलाता है, आपका डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है। तो एक ईमेल एड्रेस इन 3 सिंबल से मिलकर बनाता है, 3 पार्ट से मिलकर बनाता है। एक तो लोकल पार्ट जो कि आपका नेम हो सकता है, एक @ का सिंबल, और एक आपका डोमेन कोड जो कि ये बताता है कि ये जो ईमेल भेजा जा रहा है वो कौन सी सर्विस का यूज़ करते हुए भेजा जा रहा है, क्योंकि आप मेल याहू से भी भेज सकते हैं, हॉटमेल से भी भेज सकते हैं, जीमेल से भी भेज सकते हैं, और आउटलुक से भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू एक्सेस ईमेल। ईमेल का उपयोग कैसे किया जाए, इसका प्रदर्शन करने के लिए जीमेल का उदाहरण लेंगे। ईमेल लिखना, भेजना अन्य लोगों की जानकारी देने का त्वरित तथा एक सरल तरीका है, या टच बटन के माध्यम से ही आपके मित्रों परिवारों को कहीं से भी भेज सकता है, ठीक है। देखिए ईमेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है कि आपसे पूछा जा सकता है ईमेल और जीमेल में डिफरेंस है या नहीं है। तो आपको पता है ईमेल और जीमेल में डिफरेंस है। ईमेल एक पूरी सर्विस है जिसका यूज़ आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, चाहे वो हॉटमेल हो, याहू मेल हो, या जीमेल हो, या आउटलुक हो, ठीक है। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ईमेल का पूरा विंडो बताया जा रहा है। देखिए ईमेल से रिलेटेड मैंने अपनी एक पहले वीडियो अपलोड कर दी है जो कि इस पूरे टॉपिक्स को कवर कर देगी, तो आप लोग उन पर विजिट कर लीजिए, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह आप मेल कंपोज करके किसी को भेज सकते हैं।
तो आप उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ईमेल कैसे सेंड करते हैं, सिंपल सा है, कंपोज पे क्लिक करेंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। 2 में आप जिसको मेल भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस लिख देंगे। सीसी की फुल फॉर्म और बीसीसी की फुल फॉर्म हमेशा ही इंपॉर्टेंट रही है। सीसी में आता है आपके कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में जिसका भी एड्रेस लिखते हैं वो सभी को शो होता है। बीसीसी में जिसका भी आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं वो किसी को भी शो नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यह दोनों के बारे में पता चल गया कि सीसी और बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। और फिर इस साइड आपके कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि मैंने अपनी उस वीडियो में बता रखा है। आप उस पर विजिट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं ईमेल से रिलेटेड कोई से भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पेज एक बार हमारा लोड नहीं हो रहा है, बट इसमें ईमेल से रिलेटेड ही लिखा हुआ है जो कि आप मेरी उस ईमेल वाली वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बीसीसी और सीसी के बारे में मैंने बता ही दिया। 2 में हम उसका एड्रेस लिखते हैं जिसे हम मेल भेजना चाहते हैं। सीसी में हम कार्बन कॉपी जिसे देना चाहते हैं, बीसीसी में जिसे हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उसी के बारे में डिटेल दे रखा है। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अटैचमेंट कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, आप अटैचमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देखेंगे तब आपको ईमेल के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस वीडियो के बाद ईमेल वाली वीडियो देखते हैं और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। और जब तक हमारा ये पेज लोड नहीं हो रहा है तब तक देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक रह गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बात है इसमें कि आप ईमेल के थ्रू जो भी अटैचमेंट देते हैं, है ना, वो आपका 25 MB से साइज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी ईमेल पे आप कोई भी फाइल अगर अटैच करते हैं, है ना, तो उसकी जो साइज़ है वो 25 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा की साइज़ अगर होती है तो आपका अटैचमेंट उसमें नहीं हो पाता है। फिर आपको गूगल ड्राइव का यूज़ करके लिंक जनरेट करके सामने वाले पर्सन को भेजना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम आगे कुछ यूज़फुल वेबसाइट इन राजस्थान उन पे बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ईमेल से रिलेटेड इश्यूज़ हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और अगर आप इसके बाद वो वीडियो देख लें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ, हमने ईमेल वाली वीडियो देख ली है और उसमें हमें कोई से भी डाउट्स नहीं है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।